हाँ, तो बच्चों कल हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे, तो कल हमने टावर के ऊपर से बॉल को फेंका, नीचे से बॉल को फेंका। आज हम जो सवाल करेंगे उनके अंदर कुछ नया सा चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे कि मैं किसी एक हाइट के ऊपर खड़ा हूँ। अब मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं किया था। किसी टावर जिसकी हाइट में क्या बोलूँ h है, इसके ऊपर खड़ा हूँ और बॉल को ऊपर फेंक रहा हूँ। बॉल को ऊपर फेंक रहा हूँ और बॉल कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है। ठीक है, तो इसकी पूरी जर्नी के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक इसका कितना टाइम इंटरवल है, या फिर मैं यूं कहूँ कि कितने टाइम के अंदर ये चीज़ आ जाएगी, हमें ये चीज़ बतानी है। तो चलो कुछ डेटा लेते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को अप्लाई करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया किसके ऊपर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं आज। चलो देखो फिर, चलो एज्यूम कर लेते हैं कि ये टावर की हाइट है, ये टावर की हाइट है 40 मीटर। टावर की हाइट है 40 मीटर और यहाँ से एक बच्चा बॉल को ऊपर फेंक रहा है, यहाँ से एक बच्चा बॉल को ऊपर फेंक रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। मैं रैंडम डेटा ले रहा हूँ, तो मुझको ये बताना है कि जब ये बॉल ऊपर जाएगी तो ये कितने टाइम के अंदर नीचे जमीन से टकराएगी। ठीक है, तो मेरे को टोटल टाइम इंटरवल समझ में आता है। तो भाई मुझे यहाँ से क्या चीज़ें पता चल रही हैं कि सबसे पहले तो मैं ये देख लूँ कि सर मुझे गिवन क्या क्या है, कि सर मुझे गिवन क्या क्या है। एक तो सर मेरे को टावर की हाइट गिवन है 40 मीटर, दूसरा मेरे को इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, और g एज यूजुअल मुझे पता है कि ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। तो अगर मुझे कुछ भी नहीं पता तो मेरे पास इक्वेशन भी तीन है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। अब इन तीनों में से मुझे देखना है कि मैं कौन सी इक्वेशन लगा सकता हूँ। बेटा एक बात बता, अगर बॉल यहां से यहां तक जा रही है तो इसका डिस्प्लेसमेंट इस जगह तक तो जीरो हो ही गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो कहां से कहां तक का होगा, यहां से लेकर के यहां तक का होगा। और यहां से लेकर यहां तक का मतलब बॉल नीचे आ रही है, नीचे आ रही है तो मैं h को क्या लूंगा, h को वैल्यू लूंगा माइनस का 40 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। मैं h की वैल्यू को लूंगा 40 मीटर। ठीक है, अब इक्वेशन लगाता हूं मैं कौन सी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हुआ, माइनस का 40 इक्वल्स टू u का वैल्यू कितना है 5, ऊपर की तरफ है तो प्लस का 5 इंटू टी मुझको कैलकुलेट करना है, प्लस का हाफ माइनस 10 टी स्क्वायर, माइनस 10 टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी माइनस का 45t माइनस का हाफ ऑफ 10 टी स्क्वायर। बेटा ये काट दूंगा तो ये 5t स्क्वायर आ जाएगा, 5 सब जगह से काट दूंगा तो ये माइनस का 8t माइनस टी स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो यहां से जब मैं इस चीज को उठा करके इस तरफ लेकर के आऊंगा तो मुझे ये जो इक्वेशन मिलेगी क्या मिलेगी, टी स्क्वायर माइनस का टी, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं कर रहे सर, माइनस का 80, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, यहां से भी निकाल लेते हैं टी की वैल्यू। तो ये बेटा ये वाला, यहां से अगर मैं टी की वैल्यू को निकालूंगा तो मैं क्या कर सकता हूं, ये देखो यहां से अगर टी की वैल्यू निकालता हूं तो देखो जरा, t इक्वल्स टू माइनस बी यानी माइनस माइनस 1, श्रीधराचार्य लगा रहा हूं, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना बोलूं, बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ac यानी कि प्लस का 33, 4 8 जा 32 प्लस 1 है ना, अपॉन का 2a। a की वैल्यू तो बेटा 1 है, तो यहां पर t का वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो जो t की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो सर इतनी आ जाएगी 1 प्लस माइनस अंडर रूट 34, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, यहां पर 32 आएगा, यहाँ 33 आएगा। ठीक है, बाय 2।
तो पॉजिटिव जो वैल्यू आएगी उसको मैं कंसिडर कर लूंगा, वो मेरा टाइम इंटरवल हो जाएगा। तो जो टी की वैल्यू निकल के आएगी बेटा यहाँ से, टाइम आएगा सर, रैंडम डेटा लिया है इसलिए 33/2 सेकेंड्स, ये आ गया। सर इस क्वेश्चन के अंदर क्या मैं एक चीज और कैलकुलेट कर सकता हूं? इस क्वेश्चन के अंदर क्या मैं एक चीज और कैलकुलेट कर सकता हूं? सर वो क्या? वो ये कि ये जो बॉल है ये मैक्सिमम कितने हाइट तक गई होगी? ये जो बॉल है ये मैक्सिमम कितने हाइट तक गई होगी? तो कोई मुझको यूं पूछे कि सर मैं एच मैक्स भी कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? मैं बेटा बिल्कुल कर सकता हूं एच मैक्स कैलकुलेट। मैं कैसे कर सकता हूं? ये देखो कि भाई मेरे को यू तो पता ही है, और मैक्सिमम हाइट पे बेटा वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? तो जो एच मैक्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो होती है सर यू स्क्वायर बाय 2g होती है। वो कितनी होती है सर? यू स्क्वायर अपॉन 2g होती है। तो ये जो एच मैक्स की वैल्यू के अंदर अगर मैं u का वैल्यू कितना था मेरा 5 का स्क्वायर यानी 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 कर दूंगा, तो ये जो वैल्यू मिलेगी मेरे को कितनी मिलेगी? 2.5/2 यानी कि 1.25 सेंटीमीटर। कहने को मैं क्या कह सकता हूं कि सर 1.25 सेंटीमीटर यहां से गई है, तो ओवरऑल हाइट कितनी हो गई इसकी? एच मैक्सिमम टोटल हाइट कितनी होगी? एच मैक्सिमम सर 40 प्लस 1.25 यानी क्या कह सकता हूं सर? ये 41.25 सेंटीमीटर गई है, सॉरी मीटर गई है। क्लियरिटी आई? मेरे को बात समझ में आ गई क्या? अगर बेटा ये सारी बातें समझ में आ गई हैं तो इसको फटाफट नोट डाउन करो और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फटाफट करो। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बैलून वाले क्वेश्चंस। बेटा बैलून वाले क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना कि अगर बैलून ऊपर जा रहा है तो उसकी सिर्फ वेलोसिटी ही कोई चीज कैरी करेगी, एक्सेलरेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो क्वेश्चन कराता हूं, फर्क समझ में आएगा। देखो जरा, जैसे वही सिमिलर क्वेश्चन ले लेते हैं कि 40 मीटर हाइट के ऊपर एक बैलून है, पैराशूट बोल दो, बैलून बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। यहां से एक आदमी ने एक पत्थर ड्रॉप किया, ठीक। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये पत्थर कितने टाइम में नीचे आएगा। थोड़ा सा इसको मोशन को देखते हैं, और ये बैलून जो ऊपर है ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो देखना जरा अब ये जो सीन बन रहा है, ये जो सीन क्रिएट हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि सर ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया कि ये पत्थर अगर मैं नीचे ड्रॉप करूंगा तो पहले 10 सेंटीमीटर से थोड़ा ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको जो वेलोसिटी मिल रही है इस बैलून को, हमने नीचे ड्रॉप किया है, तो अब u इक्वल्स टू 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब ये पहले जो पत्थर है, ये वाला जो पत्थर है, ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा। तो इसका जो देखो इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, इसका पाथ क्या होगा, ये कुछ ऐसा सा जाएगा 10 मीटर पर सेकंड से, फिर ये नीचे गिरेगा। मेरी बात समझ पा रहे होगे बेटा? कैसे जाएगा ये कुछ ऐसे जाएगा। तो जब ये ऐसे जाएगा तो चलो कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं इसके साथ क्या क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा बेटा, बिल्कुल वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, सेम बन जाएगा। ये क्या बोलूंगा मैं, कि सर माइनस का 40 इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, 10t माइनस का हाफ इंटू 10t स्क्वायर, ठीक है। यहां से जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी बेटा, ये कट गया 5 को ये आएगा t माइनस 2t स्क्वायर और माइनस 8, 5 से काटा ना मैंने, ठीक है। तो जब ये चीज बन गई तो मैं इसको उठा करके इधर लेके आऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, 2t स्क्वायर
माइनस का टी माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। यहां से मेरे को टी की वैल्यू मिल जाएगी। वापस से क्या लगाऊंगा, श्रीधराचार्य रूल, फिर से मैं कर सकता हूं ना इसको। तो अगर मैं इसको कर सकता हूं तो मेरा आंसर यहां से आ जाएगा। चलो कर ही लेते हैं ना। माइनस, अब सीधा लिख रहा हूं, यहां पर आ जाएगा 1 प्लस, क्योंकि नेगेटिव वाला तो लेना नहीं है मेरे को, अंडर रूट बी स्क्वायर 1 प्लस, और कितना आएगा 4ac। 4ac का मतलब 4 8 जा 32, 32 64 बाई 2, यही तो आएगा। 8 चौक 32, 32 तो नहीं, हाँ, और 4 नहीं आएगा, 2a आएगा, इनटू का 2, जो भी आएगा ये टाइम आ जाएगा। सर एक बात बताओ, एक और चीज बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज और कैलकुलेट करूं कि ये पत्थर जो है ये जमीन से कितनी स्पीड से टकराएगा, ये जो पत्थर जो है ये जमीन से कितनी स्पीड से टकराएगा, तो वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू का यू स्क्वायर प्लस का 2gh से, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2gh से कैलकुलेट किया जा सकता है। कैलकुलेट करके बताओ जरा इसको, बताओगे क्या, मैं ही करता हूं। कितना आ जाएगा ये, 10 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 10 माइनस 40, कर लो अब जो भी आंसर आएगा, v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये v की वैल्यू आ जाएगी यहां से। मेरे को सवाल समझ में आया। चलो थोड़ा अलग सा सवाल करता हूं, थोड़ा एक डिफरेंट सा क्वेश्चन करते हैं, अलग सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं कि सर बैलून को एक्सेलरेट करवाओ, बैलून को एक्सेलरेट करवाओ। तो ये जो बैलून है मैं यूं कहता हूं, ऐसा बना देते हैं, ये 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बेटा क्या कर रहा है, ये एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो बेटा अगर ये एक्सेलरेट करेगा, अगर ये एक्सेलरेट करेगा ऊपर की तरफ इतने से, तो t इक्वल्स टू 8 सेकेंड के अंदर, t इक्वल्स टू 8 सेकेंड के अंदर के सॉरी t इक्वल्स टू 8 सेकेंड के बाद से एक पत्थर को ड्रॉप किया, 8 सेकेंड चलने के बाद एक पत्थर को ड्रॉप किया, तो वही तो पत्थर कितने टाइम में तो जमीन पे आ जाएगा और पत्थर कितनी वेलोसिटी से जमीन से टकराएगा। ठीक है, सवाल दोबारा बोल देता हूं, सवाल दोबारा बोल देता हूं कि एक पैराशूट 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर जा रहा है, तो 8 सेकंड के बाद वहां से एक पत्थर को मैंने ड्रॉप किया, तो अगर मैं उस पत्थर को ड्रॉप करूंगा तो बेटा मुझको ये बताओ कि कितने टाइम में तो वो जमीन से टकराएगा और कितनी वेलोसिटी से टकराएगा। करें, और मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पत्थर, अटेन्ड बाय पत्थर। चलो देखते हैं जरा इसके साथ हो क्या क्या रहा है, पहले तो इसके साथ हो क्या क्या रहा है वो देखते हैं सबसे पहले। तो देखो जरा बेटा क्या क्या हो रहा है वो देखो, इधर इसको मिटा दूं क्या यहां से, क्या कैलकुलेट करना है, पूरे को क्लीन कर देते हैं फिर करते हैं। भाई सबसे पहली बात तो क्या है, सबसे पहली बात ये है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि t इक्वल्स टू 8 सेकेंड के अंदर बैलून चला कितना, चेक करें। इनिशियली रेस्ट से शुरू हुआ होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, s इक्वल्स टू ut प्लस का हाफ ऑफ a t स्क्वायर। भाई रेस्ट से अगर ये चला है तो u का वैल्यू, ये टर्म तो 0 हो जाएगी, और s इक्वल्स टू हाफ ऑफ a t स्क्वायर, यानी क्या कह सकता हूं, a का वैल्यू 1.25 इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू की बात करूंगा तो 8 का स्क्वायर। तो बेटा यहां से आ जाएगा 1.1/2 इंटू 1.25 इंटू 64, और ये आ जाएगा 32। यहां से सही कर रहा हूं क्या, हाफ 80, और कैसे बोल सकते हैं, हाँ ठीक है। तो ये जो हाइट आएगी अप्रोक्स जो मेरे को दिमाग चल रहा है, ये आएगा 1.25 यानी 40 मीटर के अप्रोक्स आनी चाहिए ये। ठीक है, 40 मीटर के अप्रोक्स। चलो यूं देखते हैं
यूँ देखते हैं कि अब मुझे एक चीज तो ये पता चल गई कि ये बैलून, ये तो सेम सही डेटा आ गया पिछले वाला ही, कि बैलून 40 मीटर चला है कितने में, t इक्वल्स टू 8 सेकेंड के अंदर। अब मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है 8 सेकेंड के बाद। तो 8 सेकेंड के बाद स्पीड निकालनी है तो v इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगाऊंगा। तो v इक्वल्स टू यू का वैल्यू तो बेटा 0 हो जाएगा क्योंकि रेस्ट से शुरू हुआ है, u का वैल्यू तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि रेस्ट से शुरू हुआ है, तो v इक्वल्स टू 80 हो जाएगा। a का वैल्यू 1.25 है और कितने टाइम बाद निकाल रहा हूं बेटा, 8 सेकंड के बाद निकाल रहा हूं, तो 40 4 16 20 2 10, v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी मुझे क्या पता चला, 8 सेकंड के बाद इसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड है। बेटा ये तो पुराना ही सवाल बन गया, ये तो अब पुराना ही सवाल बन गया। अब कोई मुझे यूं कह दे कि सर अब यहां से कोई पत्थर ड्रॉप किया है, तो फिर से क्या ये वही पिछला वाला क्वेश्चन एज इट इज नहीं बन गया क्या, कि सर ये 40 मीटर हो गया, यहां से अगर मैं किसी पत्थर को ड्रॉप करूंगा, ये ऊपर चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो अगर मैं नीचे ड्रॉप करूंगा तो इसकी ट्रेजेक्ट्री, इसका पाथ कैसा होगा, इसका पाथ सर ऐसा होगा। बेटा सेम टू सेम डेटा, पुराना वाला ही क्वेश्चन बन गया है ये। तो आप लोग इसको सॉल्व करें और आंसर निकालें, ठीक है। तो ये कुछ 2-3 क्वेश्चन थे बैलून की प्रॉपर्टी के ऊपर। एक क्वेश्चन वैसा था किसी हाइट के ऊपर से मैं ड्रॉप करूं। देखो बेटा, मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर आपको नीचे से पत्थर ऊपर ड्रॉप करा दिया, ऊपर से नीचे छुड़वा दिया, नीचे से ऊपर से नीचे फेंकवा दिया, ऊपर से फेंका नीचे से फेंका, ये क्वेश्चंस करवा दिए। बैलून की प्रॉब्लम्स करवा दी, किसी टावर की हाइट के ऊपर मैं अगर ऊपर फेंक रहा हूं, मैंने वो क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है। तो जितनी वैरायटीज में करवा सकता था मैंने आपको करवा दी। ये सारी वैरायटीज के अंदर जो मेजर डिफरेंस था वो क्या था बेटा, मेजर डिफरेंस था वो क्या था, वो सर ये था कि एयर रेजिस्टेंस हमने नेग्लेक्ट माना हुआ था, ठीक है। चलो मान लो कि एयर रेजिस्टेंस को मैं कंसीडर करता हूं, तो चलो थोड़ा सा कंसेप्ट को समझते हैं कि अगर एयर रेजिस्टेंस को मैं कंसीडर कर लूंगा तो क्या क्या होगा। तो क्या क्या होगा वो देखते हैं। अगर एयर रेजिस्टेंस को मैं कंसीडर करता हूं, तो छोटी सी बात है, छोटी सी ऐसे ही डेली रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें होती हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं कि बेटा ये आसमान से कौन गिरती है, पानी की बूंदें गिरती है कि नहीं गिरती है। मैं तो यूं मान लूं, मैं तो यूं मान लूं कि आसमान की बूंदें ऊपर से कहीं से भी रेस्ट से गिरनी शुरू हुई होंगी, जहां से भी गिर रही है। तो मैं यूं देखता हूं कि भाई लगभग कितना ले ले, 2000 ले ले, कितनी हाइट ऊपर से आ रही है। मैं तो यूं मान लेता हूं कि ये जो बूंदें हैं ये कितने से आ रही हैं, ये आ रही है, ये बूंद नीचे गिर रही है। कितनी हाइट ले लूं, कितनी ले लूं, 10,000 ले लेता हूं, 10,000 नहीं 5,000, 5,000 भी नहीं, 2,000 ले लेते हैं, 2,000 मीटर, कितना भी ले लूं क्या ही फर्क पड़ रहा है, 2,000 ले लूं, ठीक है, ठीक। तो मुझे क्या है, वेलोसिटी निकालनी है, मैं ये तब निकाल रहा हूं जब एयर रेजिस्टेंस नहीं मान रहा, जब एयर रेजिस्टेंस नहीं कंसीडर कर रहा। इतनी हाइट से अगर ड्रॉप आ रही होगी, तो कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी की। यहां पर कितनी वेलोसिटी से टकराएगी ये निकालना चाह रहा हूं, कितनी वेलोसिटी से टकराएगी यार, v इक्वल्स टू वी स्क्वायर इक्वल्स टू का यू स्क्वायर प्लस का 2gh, ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो v स्क्वायर, u तो इनिशियली 0 मान लेते हैं, तो क्या बोलेंगे 2 इंटू माइनस का g इंटू का माइनस का h, 2gh। सर v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh, ये वैल्यू रखूंगा यहाँ पे, देखो अंडर रूट 2 इंटू 10 इंटू 2000, भाई बहुत ज्यादा जीरो लग गए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा
10 की पावर 4 यानी कि अरे तो इंटू 4, यानी सर ये वेलोसिटी कितनी आ रही है? तो बहुत भारी भरकम आ रही है। कितनी आ रही है? 200 मीटर पर सेकेंड। अबे 200 मीटर पर सेकेंड का मतलब समझ रहे हो बेटा? समझ पा रहे हो? ये पानी की बूंद नहीं आ रही है, ये गोलियां आ रही है नीचे, मार देंगे हमें। समझ में आया? अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो पानी की बूंदे ना होकर के क्या करेंगी? कत्लेआम करेंगी। गोलियों की स्पीड से आ रही है, ये माथा फूट जाएगा सबका। इसीलिए एयर रेजिस्टेंस क्या करता है, एयर रेजिस्टेंस क्या रोल प्ले करता है वो तुम्हें अब बताता हूं। एयर रेजिस्टेंस क्या रोल प्ले करता है वो तुम्हें अब बताता हूं। फर्क समझ में आया? अब तक हमने एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया था। देखो फिर अब मान लो कि एयर रेजिस्टेंस ये ड्रॉप है, मान लो कि ये ड्रॉप है और ये नीचे आ रहा है ऐसे, ठीक है? नीचे आ रही है mg, नीचे लग रहा है, और क्या बोलेंगे? fr की वैल्यू ऊपर लग रही है। सर fr की वैल्यू ऊपर क्यों लगी? ये v स्पीड से नीचे आ रही है, v स्पीड बोल देते हैं अभी एक बार के लिए, v स्पीड से ये नीचे आ रही है। सर एक बात बताओ कि आपने यहां पर v के ऑपोजिट में क्यों लिया है एयर रेजिस्टेंस? बेटा एक बात बता सिंपल सी, मैं क्या यूं बोलूंगा कि जो एयर रेजिस्टेंस जो फोर्स लगेगा वो माइनस ऑफ v के डायरेक्शन में लगेगा। माइनस ऑफ v के डायरेक्शन में क्यों लगेगा? चलो देखते हैं। भाई बस ट्रेन के अंदर तो सबने ही सफर किया होगा, किया है कि नहीं किया है? तो अपन जब अपना हाथ खिड़की से बाहर निकालते हैं, तो अपना मोशन इस तरफ हो रहा होता है और हाथ कहां भागता है? फील करो, थोड़ा सा पीछे की तरफ जाता है। पीछे की तरफ क्यों जा रहा होता है? क्योंकि एयर रेजिस्ट कर रही होती है इसको आगे जाने से। अब आया समझ में? तो क्या मैं यहां कह सकता हूं कि Fr इक्वल्स टू माइनस का K ऑफ V, Fr इक्वल्स टू माइनस का K ऑफ V। कई सारे इसको अलग कांस्टेंट से भी लिख सकते हैं, मैंने KV लिख दिया है, ठीक है? अल्फा V लिख दो, अल्फा कोई तो भी एक कांस्टेंट है। तो बेटा यहां से नेट फोर्स की अगर मैं बात करूंगा तो जो नेट फोर्स होगी F नेट क्या होगी? F नेट कुछ ऐसी होगी सर, mg माइनस Fr। नेट एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो ma इक्वल्स टू mg माइनस Fr अपॉन a का निकालना है ना, mg माइनस Fr अपॉन m। ये मेरा एयर रेजिस्टेंस के अंदर ए नेट है अगर मैं कंसीडर करूंगा तो। सर वो बात बताओ गोलियों वाली बात बताओ कि स्पीड कैसे कम? तो बेटा मैं रेजिस्टेंस के केस में देखता हूं, मैं क्या कहता हूं, मान लो जब अपनी जो आर ये क्या होता है एफ आर इक्वल्स टू मैं क्या बोलूंगा माइनस का अल्फा ऑफ वी। बेटा ये एक टर्म होती है टर्मिनल वेलोसिटी। थोड़ा सा अगर आपको याद होगा जब आप सरफेस टेंशन और इलास्टिसिटी और वहां पर विस्कोसिटी वगैरह पढ़ोगे, विस्कोसिटी में स्पेशली, तो वहां पर एक टर्म आती है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब कि बहुत ऊपर ये जो हमारी जो ड्रॉप्स होती है ना, ये ड्रॉप्स जो क्या होती हैं, ये जो v है ये v बिकम्स vt हो जाता है, टर्मिनल वेलोसिटी हो जाती है। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब ये कि अब वेलोसिटी के अंदर नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा और ये अपनी टर्मिनल वेलोसिटी है ना बहुत ज्यादा ऊपर ही अचीव कर लेती हैं। तो वो जो स्पीड होती है काफी मतलब 2000 मीटर ऊपर ही अचीव कर लेती है ये। तो 2000 मीटर ऊपर जो वेलोसिटी होगी फिर ये उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, वो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है
टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है, उसी से नीचे आती हैं ये, इसलिए हमको ज्यादा नहीं लगती है। याद करो जब रेन मैन प्रॉब्लम हम करते हैं तो उसके अंदर जो वेलोसिटी ऑफ रेन होती है उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, उसका कारण भी यही होता है, उसका कारण भी यही होता है। चलो एक प्रॉब्लम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। हालांकि नीट के अंदर इसके ऊपर कोई ज्यादा खास सवाल आते नहीं है, ये जेई का पार्ट है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, एक क्वेश्चन करा देते हैं। अगर मैं एयर रेजिस्टेंस को बेटा कंसिडर कर रहा हूं, अगर मैं एयर रेजिस्टेंस को ए से कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है, एक्सेलरेशन उसको एआर को ए से कंसिडर कर रहा हूं, तो एक पत्थर को अगर मैं ऊपर फेंकूंगा और वो ऊपर से नीचे आएगा, तो ऊपर जाने के टाइम में और नीचे आने के टाइम का रेशियो क्या होगा, का रेशियो क्या होगा? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ जरा इसको। अगर एक पत्थर इनिशियली ऊपर ऐसे जा रहा है फिर आ रहा है, तो फटाफट बताओ जरा टाइम कितना होगा? टाइम क्या निकल के आता है? नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, t इक्वल्स टू अंडर रूट क्या बोलते हैं, 2h/g। लेते कि नहीं लेते हैं? लेते कि नहीं लेते हैं? लेते हैं ना भाई। नॉर्मली तो t1 अगर मैं ऊपर जाने का कंसिडर करूंगा बेटा, ऊपर वाले पार्ट का कंसिडर करूंगा, तो यहां पर कितना लग जाएगा? ऊपर एक्सेलरेशन a कितना लगेगा? देखो जरा यहाँ पे भाई, ऊपर u है, नीचे a और g लग रहा है, तो ऊपर जाते वक्त a नेट कितना आ जाएगा? a नेट आ जाएगा g प्लस a। सिमिलरली अगर बॉल नीचे आ रही है, तो नीचे आ रही है तो मैं क्या बोलूंगा? मोशन नीचे है, a मेरा ऊपर है और g मेरा ये है, तो यहाँ पे a नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a नेट जो मेरा आएगा, या फिर मैं बोलूँ g डैश जो आएगा, इसको थोड़ा g डैश बोलना ज्यादा सही रहेगा, g डैश की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? g डैश की वैल्यू आ जाएगी सर g माइनस a। तो सिंपली इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं पुट करूंगा, तो जो मेरा t1 आएगा वो कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g प्लस a, और t2 वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g माइनस a। तो t1 बाय t2 की वैल्यू जो आएगी वो सिंपली पुट कर दो, ये अब सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा अपना आंसर है, अंडर रूट ऑफ 2h g माइनस a। और इसी क्वेश्चन के साथ अपना मोशन अंडर ग्रेविटी भी खत्म होता है। चलो कुछ ग्राफ्स के बारे में पढ़ते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन। ग्राफ बेसिक छोटी चीजें, 5, 10, 15 मिनट की, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आगे पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये सब है ना, ये अगले क्लास में करेंगे। आज तो सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर बेटा सबसे पहली बात कि अगर मेरे को देखो, सिंपल ग्राफ की मैं बात करूं, इक्वेशन ऑफ y इक्वल्स टू mx प्लस c के ऊपर आज हम ग्राफ करेंगे। आज हम करेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस c के ऊपर। छोटी बातें बेटा। स्लोप की बात करते हैं सबसे पहले। स्लोप की बात कैसे? जैसे मैं यूं कह दूं कि ये मेरा y है और ये मेरा x है। सिंपल बात। अगर मैं यूं कहूं कि एक लाइन मैंने ये खींच दी, तो ये जो थीटा एंगल है ये 90 से बड़ा है कि छोटा है? 90 से बड़ा है कि छोटा है? तो इसकी स्लोप क्या होगी? यही होगी। ये सारी चीजें हमने क्या कर रखी हैं? हमने पढ़ रखी हैं। बस मैं तो तुम्हें एक छोटी सी बात ये बताना चाह रहा हूं कि इस लाइन की जो स्लोप होती है वो थीटा होती है। तो यहाँ से ये थीटा मुझे देखना है। बेसिक बता रहा हूँ, मेरे टारगेट के बच्चे हो, तुम्हें सब पता है, लेकिन फिर भी क्या है बताना जरूरी है। थीटा की वैल्यू अगर 90 से कम होगी, अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम होगी, तो जो मेरी स्लोप है वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर थीटा मेरा क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो जो tan थीटा की वैल्यू होगी वो भी क्या रहेगी? पॉजिटिव। और जो m होता है वो क्या होता है? tan थीटा इक्वल्स टू, उसी को हम क्या बोलते हैं सर? स्लोप बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते हैं? स्लोप मेरी पॉजिटिव रहेगी। और अगर मैं यूं कह दूं, देखो अगर यही लाइन कुछ ऐसे ना होकर के यही लाइन कुछ ऐसे बन जाती, तो ये मेरा एंगल, हमेशा एंगल कहां से लेंगे? x से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये मेरा थीटा हो जाएगा। ये थीटा मेरा 90 से बड़ा है या छोटा है? ये बताओ।
ये थीटा मेरा 90 से बड़ा है या छोटा है, तो मैं यूं कहूंगा कि सर ये जो थीटा है ये मेरा 90 से बड़ा है, और 90 से बड़ा होने का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, इस वाले में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जाते ही थीटा की वैल्यू मतलब स्लोप की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, यानी अगर मेरा थीटा ग्रेटर देन 90 होता है तो जो मेरी स्लोप होगी बेटा वो कैसी होगी, वो मेरी नेगेटिव होगी। और ये वाली जो चीज है बेटा, देखो ये थीटा है तो यहां पर भी देखूंगा तो क्या ये भी थीटा ही रहेगा कि नहीं रहेगा, थीटा ही रहेगा। सर ये वाली चीज क्या है, इसको बोला जाता है सी का मतलब इंटरसेप्ट। यहां क्यों ली है सर, यहां क्यों ली है, तो इस लाइन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग बेटा, ये लाइन की इक्वेशन होती है, इस लाइन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं x की वैल्यू को 0 रख दूं बेटा, अगर मैं x की वैल्यू को 0 रख दूं तो y मेरे को क्या मिलेगा, रख के देख, y की वैल्यू +c आएगी। तो ये लाइन है इसके लिए, ये y की वैल्यू कितनी है, +c, x = 0 के ऊपर y की वैल्यू कितनी है, +c। समझ में आया। चलो थोड़ा सा अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करते हैं, इसके अंदर और क्या क्या इक्वेशंस बन सकती हैं, इसको मैं क्लीन करता हूं, पूरे को ही क्लीन कर देता हूं, पूरी स्लाइड को क्लीन करते हैं और अब देखते हैं जरा। यहाँ देखो अलग अलग केस लेते हैं, इसके अलग अलग केस लेते हैं। पहला केस, फिर इक्वेशन अपने आप लिखते चले जाएंगे हम। पहला केस तो चलो यही लेते हैं, सेकंड केस लो ये वाला ले लिया, ठीक है। थर्ड केस में क्या लेता हूं, इक्वेशन लिखेंगे इसकी ना सबकी, तुम्हें समझ में भी आएगा। थर्ड केस मैंने ये लिया, ठीक है। फोर्थ केस क्या बना सकते हैं, चलो पहले इनको सॉल्व करते हैं, फिर फोर्थ अपने आप ही आ जाएगा निकल के, फोर्थ अपने आप ही आ जाएगा। देखो इस इक्वेशन के अंदर क्या ये इंटरसेप्ट है C, बेटा थीटा पॉजिटिव है, थीटा <90 है, यानी कि सर m क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। सर मुझे दिख रहा है इंटरसेप्ट भी क्या है, पॉजिटिव, यानी लाइन की इक्वेशन ये होती है y, m की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, तो +mx, c भी क्या होना चाहिए, +c। सर इस वाली की इक्वेशन तो आई है, सर इस वाली की करनी है मेरे को, तो इस वाली की करनी है, तो थीटा मेरा क्या है, थीटा मेरा जो थीटा है बेटा वो ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन 90 होते ही m क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या अभी भी मेरा c जो है बेटा वो पॉजिटिव है, अभी भी क्या मेरा c पॉजिटिव है, तो क्या अभी भी मेरा c पॉजिटिव है, तो क्या लाइन की इक्वेशन y = -mx + c आ जाएगा, यही आएगी, बिल्कुल आएगी। सर इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि मैं ये थीटा ले रहा हूं, तो थीटा मेरा क्या है, <90 है, थीटा मेरा <90 है, तो ये तो क्लियर हो गया कि m जो है मेरा पॉजिटिव होगा। लेकिन सर मुझे यहां से जो c है, वो कैसा दिख रहा है, c कैसा दिख रहा है, नेगेटिव, c नेगेटिव दिख रहा है। तो बता जरा फिर इसकी इक्वेशन क्या होगी, y = m, थीटा <90 है, तो सर m तो पॉजिटिव, तो mx - c, सर ये दिख रही है। एक और जो पोजीशन बन सकती है, वो क्या बन सकती है, वो बेटा ये बन सकती है, ये वाली। तो सर यहां से मैं क्या बोलूंगा कि यहां से देखो मैंने यहां से एंगल लिया, थीटा मेरा ग्रेटर देन 90 है, थीटा मेरा ग्रेटर देन 90 है, तो यहां पर मुझे क्या पता चल रहा है, m जो है वो नेगेटिव होगा। बड़ी अच्छी बात। अगर यहां से बेटा मैं c की वैल्यू देखता हूं, तो क्या c की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है, तो अगर बेटा c की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो मैं क्या कहूंगा कि y = -mx - c। क्या मैं यही इक्वेशन लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा। क्या मेरे को सारे पार्ट समझ में आ गए। अच्छा एक और वैरायटी और बन सकती है, एक और चीज बनती है इसमें,
वो क्या बनती है, देखो मैं इस वाले पार्ट को हटा रहा हूं, मैं इस वाले पार्ट को हटा रहा हूं। देखो एक और जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी कि सर ये फिफ्थ केस ले लो, फिफ्थ केस के अंदर यूं कर दिया जाए कि सर अब जो मेरी लाइन है वो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो बेटा मैं क्या बोलूंगा कि ये थीटा जो है ये क्या है, ये थीटा जो है वो लेस देन 90 है, यानी m क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन सर यहाँ c की वैल्यू 0 है, तो जो मेरी लाइन की इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, mx प्लस सी आया, सॉरी c मेरा कितना हो गया 0, तो y इक्वल्स टू क्या बोल देंगे mx, इस वाले केस। तो लाइन की इक्वेशन के बेटे पांचों केस अपने को समझ में आए क्या, पांचों केस समझ में आए क्या, आए। चलो एक और पार्ट करते हैं, एक और पार्ट वो करते हैं कि सर एक बात बताओ, सर एक बात बताओ कि अगर मेरे को एक सिंपल लाइन दे दी और उसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए तो मैं लाइन की इक्वेशन कैसे लिखूंगा और उसकी स्लोप कैसे निकालूंगा। तो उस वाली कंडीशन के अंदर देखते हैं, उस वाली कंडीशन के अंदर हम आते हैं। देखो जरा उस वाली कंडीशन के अंदर अगर आएंगे तो करते हैं बात, आओ जरा देखते हैं। यूं बोल दिया जाए कि सर ये x और y है, ये एक लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट्स ये x1 y1 और सर इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है। तो इसकी जो इक्वेशन लिखी जाती है बेटा देख लो जरा, एक बार ध्यान से देख लो, इसकी इक्वेशन लिखी जाती है y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। वैल्यूज पुट करोगे आंसर आएगा। सर ये क्या है, ये बेटा स्लोप होती है, ये क्या होती है, स्लोप होती है। स्लोप को कैसे लिखेंगे, स्लोप इक्वल्स टू m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो तो स्ट्रेट लाइन के अंदर ये चीज पढ़ते हैं, बायो वाले स्टूडेंट इसको नोट कर लें, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है और इसकी स्लोप हम ऐसे निकालते हैं, इसकी स्लोप हम ऐसे निकालते हैं। चलो ठीक है सर, चलो ये तो लाइन आ गई, आपने बोला ये तो लाइन के बारे में हमने बातें कर ली। सर एक बात बताओ, अगर लाइन ना आकर के मेरे पास कर्व आ जाए, लाइन ना आकर के मेरे पास कर्व आ जाए तो उस कर्व के ऊपर मैं स्लोप कैसे निकालूंगा। तो कर्व अगर आ जाएगा बेटा तो देख जरा कर्व के ऊपर स्लोप कैसे निकाली जाती है, कर्व के ऊपर स्लोप कैसे निकाली जाती है। लो ये कर्व ले लो, एक कर्व के ऊपर स्लोप निकालने का तरीका ये है, मैं तुमको 2 पॉइंट लेकर के बताता हूं, ए और बी। जरा देखना बेटा, ये लाइन में ऐसे खींच देता हूं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इस कर्व के ऊपर बेटा ये जो टेंजेंट ड्रॉ करना, जो टेंजेंट होगी ना ये थीटा, और एक ये टेंजेंट स्लोप का काम करेगी, ये टेंजेंट ये थीटा ए हो गया, ये थीटा बी हो गया। अगर कोई भी कर्व आता है तो कर्व के ऊपर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मेरे को स्लोप निकालनी है तो बेटा मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा तो दोनों ही केस में थीटा ए और थीटा बी मेरा क्या है, लेस देन 90 है, लेस देन 90 है, तो दोनों की स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है। इन बोथ केसेस इसमें और इसमें जो स्लोप होगी वो क्या है, पॉजिटिव है। अब मुझे ये दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि जो थीटा बी की वैल्यू है, यानी सॉरी स्लोप वैल्यू है एम ऑफ बी ज्यादा है एम ऑफ ए से। बेटा ढाल ही तो होती है, स्लोप ये होती है, तो एम ए की तो स्लोप ये आई है, एम बी की स्लोप ये आई है। आप एसएचएम वगैरह भी करते हो, कहीं पर भी जाते हो, ये जो कर्व हैं ये कुछ ऐसे ही तो रहते हैं, ऐसे। कोई मुझे बोले कि सर इस पॉइंट के ऊपर स्लोप बताओ, तो इस पॉइंट के ऊपर मैं क्या कर दूंगा, टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा ऐसे,
तो ये थीटा निकल आएगा, ये जो भी थीटा होगा मेरा आंसर होगा। यानी मैं क्या कहूंगा इस वाले केस में, तो सर स्लोप पॉजिटिव है। अगर बेटा मैं इस पॉइंट की बात करूंगा तो इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो सीधी की सीधी आ गई है, तो इस वाले केस में मैं क्या कहूंगा, स्लोप मेरी कैसी है, जीरो है। स्लोप कैसी है, जीरो है। बेटा इस ए बी और सी पॉइंट की बात करते हैं, तो एम ए तो क्या है, पॉजिटिव है, एम बी क्या है, जीरो है। सी की बात करूंगा बेटा, तो सी के ऊपर फिर से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो क्या ये ऐसे आएगी, ऐसे आते ही ये थीटा देखो मैं ऐसे लूंगा थीटा, तो ये जो थीटा लूंगा तो ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन 90 होगा। तो ये एम सी पॉइंट के ऊपर देखूंगा तो जो स्लोप आएगी वो मेरी कैसी आएगी, नेगेटिव। मेरे ख्याल से अब तुमको कर्व का भी समझ में आ गया है, आया कि नहीं आया। चलो थोड़ा बेसिक के अंदर, ग्राफ्स के अंदर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। मैं आगे चलता हूं पैराबोला वगैरह के, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, इनके ऊपर, ठीक है। उनकी इक्वेशंस वगैरह देखते हैं क्या होती हैं। मिटा दूं ये, चलो देखो पैराबोला की इक्वेशन जो होती है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, कुछ इस तरीके की होती है। गलत बताया मैंने, ये नहीं होती है। y इक्वल्स टू, या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, सिंपल। ये इक्वल टू का साइन हटा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आगे 4a लग जाता है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 4ax स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस यहाँ चलता है, ठीक है। प्लस माइनस का मतलब मैं ये चीज तो मेरी क्या है, कांस्टेंट है, मेरे को तो कर्व देखना है। तो मैं क्या बोलूंगा, इस वाले पार्ट पे आता हूं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। बेटा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कर्व कैसा बनेगा, मैं थोड़ा सा बताता हूं, चेक करते हैं। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का कर्व कैसा बनेगा, मैं x की चाहे जो मर्जी वैल्यू रखूं, समझो जरा मेरी बात को, मैं चाहे x को पॉजिटिव रखूं या फिर नेगेटिव रखूं, मैं चाहे x को पॉजिटिव रखूं या फिर नेगेटिव रखूं, मेरे को y हमेशा क्या मिलेगा, मेरे को y हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो यहां से जो इक्वेशन बनती है वो कुछ ऐसी बनती है। बाकी आपको सुरेश सर, अपने दूसरे वाले सर, आपको बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर ग्राफ बता चुके हैं, मैं तो सिर्फ एक बार ओवरव्यू दे रहा हूं इन चीजों का। समझ में आई बात। तो ये बनेगा सर, अगर मेरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाए, y इक्वल्स टू माइनस का एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस का एक्स स्क्वायर, तो बेटा इस वाली कंडीशन के अंदर ये जो कटोरा बनेगा पैराबोला का, ये कैसा बनेगा, कैसा बनेगा सर, ये कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा कि x की वैल्यू चाहे मैं जो मर्जी रखूं, y मेरे को क्या मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा। तो सर इसका जो शेप बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। आगे फिर जब हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे, क्वेश्चंस में करेंगे, तो यहाँ पर +1 लगा दें, -1 लगा दें, जो इक्वेशंस बनेगी वहां पर हम कल की क्लास में जब क्वेश्चंस आएंगे तो उनके ऊपर हम डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए बेसिक बेसिक देख रहे हैं। सिमिलरली सर ये कुछ ऐसा हो जाए, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर हो जाए, तो इसका कर्व कैसा बनेगा, बेटा इसका कर्व कुछ ऐसा बनेगा कि y की वैल्यू चाहे जो मर्जी रखूं, प्लस रखूं या माइनस रखूं, x हमेशा मेरा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। x मेरा हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सर इससे उलट चौथा केस क्या बन सकता है कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस का y स्क्वायर, तो बेटा जो इसकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जो कर्व बनता है वो कैसा बनता है कि y की वैल्यू चाहे मैं जो मर्जी वैल्यू रखूं, y को मैं प्लस रखूं, माइनस रखूं, जो मेरे को x मिलेगा वो हमेशा ही हमेशा नेगेटिव मिलेगा। अच्छा, इन सब के अंदर जो मेन बेसिक चीज है कि सारे के सारे कर्व कहां से शुरू हो रहे हैं, ओरिजिन से हो रहे हैं। कैसे, जैसे मैंने यहां पर बोला कि y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, बेटा x की वैल्यू जैसे मैं 0 रखूंगा y भी मेरे को क्या मिलेगा, 0, इसीलिए ये कर्व 0,0 से हो रहे हैं। अगर यहाँ पर +1 पूरे का स्क्वायर कर देता तो फिर वो इक्वेशन कुछ मेरी अलग बन जाती। ये जो ग्राफ है इसको मैं +1 रख देता तो ये कहीं ऊपर से बनता, कहीं नीचे से बनता। ये सब आगे क्वेश्चंस जब आएंगे जब करेंगे। क्लियरिटी आई। तो ये तो कर्व थे पैराबोला के। ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा हाइपरबोला की, इसको मिटा दूं। हाइपरबोला एक टर्म होती है y, जैसे पैराबोला के अंदर तो मैंने क्या बोला, पैराबोला के अंदर तो y डायरेक्टली, पैराबोला के अंदर तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर n होता है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा हाइपरबोला वाले केस में y इक्वल्स टू 1/x की पावर n होती है। ऐसे चलता है।
तो इस वाले केस में चलो मैं एक बार 2 ले लेता हूं, या फिर सिंपली सिंगल पावर 1 1 वाला ही केस डिस्कस करता हूं, 1 1 वाला ही, कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x, यानी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देता हूं, y इक्वल्स टू k बाय x, ऐसे लिख दिया मैंने। इस इक्वेशन में बेटा एक छोटी सी बात मुझको ये बता, छोटी सी बात, एक कर्व मैं बनाता हूं, कि अगर x का वैल्यू में, अगर x का वैल्यू 0 कर दूं तो y कहां जा रहा है, y इक्वल्स टू टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी के ऊपर x की वैल्यू 0 होगी, उससे पहले 0 नहीं होगी यहां कहीं, तो ये कुछ ऐसे आएगा। ऐसे ही अगर मैं y की वैल्यू को 0 कर दूं तो x कहां जा रहा होगा, इनफाइनाइट पे, यानी x की वैल्यू इंफिनिटी पे, y की वैल्यू 0 होगी। तो ये कर्व कुछ कैसा होना चाहिए, ये कर्व कुछ सर ऐसा होना चाहिए। कई बच्चे होते हैं जो बेटे यूं मिला देते हैं, ना ऐसे नहीं मिलाना है भाई, क्योंकि ये y0 कब हो रहा है, y0 कब हो रहा है, जब x की वैल्यू कितनी हो जाए, इनफाइनाइट, तो ये पैरेलल जाते हैं कर्व, ठीक है। तो हाइपरबोलिक कर्व्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, मिलते नहीं है, समझ में आया। अब बात करते हैं इलिप्स की, कि सर इलिप्स की इक्वेशन कैसी होती है। ये जो इलिप्स होता है ना, ये ग्रेविटेशन में काम में आता है ज्यादा, ठीक है। ये कुछ ऐसा सा दिखता है, अंडा दिखता है। तो इसकी जो इक्वेशन और वो सब बता देता हूं, ये फोकाई होते हैं इनके, ए और बी, ठीक है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस बोला जाता है। तो यहां पर ये जो इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू का 1, ठीक, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। मैंने आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बताई, मैंने आपको पैराबोला बताया, मैंने आपको हाइपरबोला बताया, मैंने आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब एक बात बताओ, अगर मेरा a इक्वल्स टू बी हो जाए बेटा, a इक्वल्स टू बी हो जाए, तो जरा इस इक्वेशन को देखो, a इक्वल्स टू बी होने का मतलब क्या है, ये चीज कैसी हो जाएगी, देखो आपको साफ साफ दिखेगा, ये गोला बन जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो निकल के आएगी, यहां पर रख के देखो जरा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन का बी ए स्क्वायर इक्वल्स टू का 1। तो यहां से क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू का ए स्क्वायर। ये मेरे को क्या मिली, इक्वेशन ऑफ सर्कल मिली। ये क्या मिली मेरे को, इक्वेशन ऑफ सर्कल मिली, ठीक है। तो आज जो हमारा बेसिक ग्राफ्स थे वो हमने देख लिए। कल की क्लास के अंदर बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ मैं पढ़ूंगा, कल की क्लास के अंदर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ूंगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ूंगा और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की हम बात करेंगे। तो बेटा ओवरऑल आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज सर हमने किसी टावर के ऊपर चढ़ करके बॉल को ऊपर फेंका, टोटल टाइम इंटरवल निकाला, मैक्सिमम हाइट निकाली, नीचे टकराएगा तो स्पीड क्या होगी, ये समझ में आया। दूसरा कंसेप्ट सर हमने सीखा बैलून वाला केस। बैलून वाले केस के अंदर मैंने क्या देखा कि वेलोसिटी अगर बैलून की कुछ है तो वो पार्टिकल के ऊपर इफेक्ट डालेगी, अगर एक्सेलरेशन से वो कुछ भी एक्सेलरेशन से अगर वो ऊपर जा रहा है तो मैं यूं कहूंगा कुछ भी अगर एक्सेलरेशन से वो ऊपर जा रहा है तो वो एक्सेलरेशन कोई मैटर नहीं करेगा। उसके बाद मैंने एयर रेजिस्टेंस वाला कंसेप्ट आपको बताया, मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से वो समझ में आया होगा। उसके बाद बेसिक मैं ग्राफ के ऊपर आया, तो मैंने तुमको स्लोप के बारे में बताया, स्लोप के बारे में मैंने डिस्कशन किया, तो मैंने स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया कि स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या क्या होता है, उसकी जो वेराइटीज होती है मैंने सारी की सारी बता दी। मैंने स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, थीटा 90 से बड़ा है तो स्लोप मेरी क्या होगी, नेगेटिव होगी, 90 से छोटा है तो मेरी पॉजिटिव होगी। और फिर मैंने एक कर्व ऐसे बना करके बताया, कर्व के ऊपर मैं बोलूंगा टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो मैं स्लोप निकाल सकता हूं। और एबीसी के एग्जांपल से मैंने बताया कि कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव, कब जीरो होगी। क्लियर आया। फिर मैंने आपको सिंपल बिल्कुल बेसिक पैराबोला के बारे में बताया, पैराबोला के चारों केसेस डिस्कस करें। मैंने आपको इलिप्स बताया, इलिप्स से पहले मैंने आपको हाइपरबोला बताया। हाइपरबोला के अंदर मैंने ये बोला अगर x मेरा 0 होगा, x मेरा 0 कब होगा, जब y मेरा इंफिनिटी होगा, y मेरा 0 कब होगा, जब मेरा x इंफिनिटी होगा। तो कभी भी दोनों एक्सिस के ऊपर जो कर्व है वो टच नहीं होता, वो इंफिनिटी के ऊपर जाकर के कहीं टच होता है। ये बात आई थी समझ में। फिर मैंने आपको इलिप्स बताया, इलिप्स के अंदर मैंने एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ये कंडीशन बताई थी। मैंने बोला कि अगर ए और बी की वैल्यू अगर मेरी इक्वल हो जाए तो वो इलिप्स ना रह करके सर्कल बन जाता है। और सर्कल की मैंने फिर इक्वेशन भी बताई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू का ए स्क्वायर। बेटा वो जो ए होता है वो क्या होता है, सर्कल का रेडियस होता है। वो क्या होता है, सर्कल का रेडियस होता है। भाई ऑटोमेटिक देखना जरा, देख तो सही कि अगर मैं यूं बोलूंगा कि ये मेरा सर्कल है तो ये भी मेरा ए हो गया, ये भी मेरा ए हो गया, तो जनरली किताबों के अंदर जो इक्वेशन होती है सर्कल की वो होती है आर स्क्वायर। यहां पर आर इक्वल्स टू ए है,
यहाँ पर r इक्वल्स टू a है। अगर मेरी बात आ गई समझ में तो बेटा कल की क्लास में हम और डिटेल में ग्राफ्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।